उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना के बाद हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भी बादल फटने से कोहराम मच गया। वहां बादल फटने के कुछ मिनटों के अंदर पहाड़ से नीचे की तरफ सैलाब उतर आया और पहाड़ से उतरते ही उस सैलाब को जिस किसी ने भी देखा उसकी चीख निकल गई। सामने से आ रही इस आफत को देखकर लोगों के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि बादल फटने के बाद पानी के तेज बहाव के साथ बड़े बड़े पत्थर भी तिनके की तरफ बहकर नीचे की तरफ आते नजर आए। देखकर ऐसा लगा जैसे वहां पत्थरों का सैलाब बह रहा हो। कुदरत के इस कहर को देखने के बाद आसपास रहने वाले लोग बुरी तरह कांप गए। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से बादल फटने की यह घटना हिमाचल प्रदेश के किन्नौर के तंगलिंग इलाके में हुई। आसमान से आफत बरसने के बाद पहाड़ से होते हुए बारिश का पानी तेजी से नीचे उतरना शुरू हुआ। इस दौरान वहां कुछ लोग मौजूद थे जो पहाड़ से आने वाले पत्थरों के सैलाब को देखकर सहम गए। राहत की बात यह रही कि बादल फटने के बाद पहाड़ से आने वाले सैलाब की चपेट में कोई कस्बा या गांव नहीं आया। हालांकि सैलाब में बहकर आए पत्थर नीचे से गुजर रहे हाईवे पर जमा हो गए, जिससे पूरा हाईवे बंद हो गया। हाईवे के करीब 150 मीटर हिस्से पर कीचड़ और बड़े बड़े पत्थर जमा हो गए। और इसी तरह किन्नौर के ही एक दूसरे इलाके में भारी बारिश के बाद पहाड़ खिसकने की घटना हुई। पहाड़ खिसकने की वजह से बड़े बड़े पत्थर सड़क पर आ गए, जिससे किन्नौर और स्पीति को जोड़ने वाला हाईवे बंद हो गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन अगर कोई पहाड़ से गिरने वाले इन पत्थरों की चपेट में आ जाता तो उसका बचना नामुमकिन था, क्योंकि पहाड़ खिसकने के बाद बड़े बड़े पत्थर तेजी से गिरते दिखाई दिए। देखकर ऐसा लगा जैसे वहां पहाड़ से पत्थरों की बारिश हो रही हो। ऊंचाई से गिरने की वजह से वो पत्थर गोली की रफ्तार से नीचे आते नजर आए। राहत की बात यह रही कि उस वक्त हाईवे से कोई गाड़ी नहीं गुजर रही थी। पहाड़ खिसकने की इस घटना की वजह से किन्नौर और स्पीति को जोड़ने वाले हाईवे पर मलबे का ढेर लग गया। जिस जगह सड़क पर मलबा आया वहां से थोड़ी दूरी पर एक कार नजर आई, जो पहाड़ से गिरते पत्थरों और मलबे को नीचे की तरफ आता देख पीछे की तरफ चली गई। आसपास रहने वाले लोगों के मुताबिक किन्नौर और उसके आसपास के इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से वहां की तमाम नदियां उफान पर आ गईं। ऊपर से पहाड़ खिसकने और बादल फटने की घटनाओं ने उनकी मुसीबतें और बढ़ा दी। और इस सब के बीच हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में एनडीआरएफ के जवानों ने किन्नर कैलाश यात्रा पर गए 400 से ज्यादा श्रद्धालुओं को सुरक्षित बचा लिया। किन्नौर प्रशासन के मुताबिक वहां देर रात यात्रा मार्ग पर बादल फटा था और उसकी वजह से आसपास के इलाकों में सैलाब आ गया था। बादल फटने की वजह से किन्नर कैलाश यात्रा मार्ग तबाह हो गया, जिससे बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां फंस गए। इसका पता चलने के बाद प्रशासन ने श्रद्धालुओं को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। एनडीआरएफ के जवानों ने रात के अंधेरे में श्रद्धालुओं को बचाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन श्रद्धालुओं तक पहुंचना और उन्हें वहां से निकालना किसी चुनौती से कम नहीं था, क्योंकि बादल फटने की वजह से आए सैलाब में किन्नर कैलाश यात्रा मार्ग पूरी तरह से तबाह हो चुका था। यात्रा मार्ग पर मौजूद लकड़ी के 2 पुल भी बह गए थे, इसीलिए श्रद्धालुओं की जान आफत में थी। एनडीआरएफ के जवानों और श्रद्धालुओं के बीच में उफनता नाला बह रहा था। नाले का बहाव इतना ज्यादा तेज था कि उसमें उतरने का मतलब मौत को दावत देना था। इसीलिए एनडीआरएफ के जवानों ने उस नाले के ऊपर सीढ़ी से एक पुल तैयार किया। इसके बाद कुछ जवान पुल से होकर दूसरी तरफ पहुंचे और फिर वहां से श्रद्धालुओं को एक एक कर निकालना शुरू किया। उफनते नाले के ऊपर बनाए गए इस काम चलाऊ पुल को पार करना भी खतरे से खाली नहीं था। जरा सी गलती की वजह से किसी की जान भी जा सकती थी। इसीलिए एनडीआरएफ के जवानों ने श्रद्धालुओं को निकालने में कोई जल्दबाजी नहीं की। थोड़ी ही देर के अंदर एनडीआरएफ ने नाले के ऊपर बनाए गए सीढ़ी वाले पुल से 45 श्रद्धालुओं को बचा लिया। अभी तक हमने कुल 45 जो पिलग्रिम्स यहाँ पे फंसे हुए थे उनको स्लाइडर ब्रिज के माध्यम से रेस्क्यू कराया। लेकिन बचाव अभियान यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि किन्नर कैलाश यात्रा मार्ग पर बादल फटने की वजह से 400 से ज्यादा श्रद्धालु फंसे हुए थे और इसीलिए उन यात्रियों को बचाने के लिए एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान बचाव अभियान में जुट गए। बादल फटने की घटना के बाद किन्नौर प्रशासन ने किन्नर कैलाश यात्रा रोक दी,
तुरंत आईटीबीपी की एक टीम उस जगह पहुंच गई जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु फंसे हुए थे। लेकिन श्रद्धालुओं को वहां से निकालना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि जिस जगह पर श्रद्धालु फंसे थे वहां पहुंचना बेहद खतरनाक और जोखिम भरा था। पहाड़ों के बीच से नाला बह रहा था जो बादल फटने की वजह से रौद्र रूप में दिखाई दिया। उसकी लहरें सब कुछ तबाह करने पर आमादा नजर आईं। इसीलिए आईटीबीपी के जवानों ने श्रद्धालुओं को वहां से निकालने के लिए पूरी सावधानी बरती। जिप लाइन की मदद से कुछ जवान उफनते नाले को पार करते हुए श्रद्धालुओं तक पहुंचे। इसके बाद एक एक कर श्रद्धालुओं को वहां से निकालने का काम शुरू किया गया। दूसरी तरफ कुछ जवान नजर आए जो रस्सी की मदद से श्रद्धालुओं को खींचने में जुटे रहे। ये नौबत इसलिए आई क्योंकि किन्नौर के तिंगलिंग इलाके में अचानक बादल फट गया। बादल फटने की वजह से वहां की तमाम नदी नाले उफान पर आ गए। किन्नौर प्रशासन के मुताबिक सैलाब की चपेट में आकर किन्नर कैलाश यात्रा मार्ग तबाह हो गया था। पहाड़ से आए मलबे की वजह से यात्रा मार्ग बंद हो गया था। इसी वजह से यात्रा पर गए 400 से ज्यादा श्रद्धालु फंस गए थे, जिन्हें बचाव अभियान चलाकर सुरक्षित निकाल लिया गया। इधर हिमाचल प्रदेश के चंबा में जमीन धंसने से एक छोटा ट्रक अचानक खाई में गिर गया। इस खतरनाक हादसे में ट्रक के ड्राइवर की जान बाल बाल बची। हादसा उस वक्त हुआ जब रेत से भरा वो ट्रक सड़क से गुजर रहा था और तभी सड़क धंसने की वजह से वो छोटा ट्रक फंस गया। इसके बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। वो उस ट्रक को निकालने में जुट गए। उसमें बैठा ड्राइवर भी अपने छोटे ट्रक को बाहर निकालने की कोशिश करता नजर आया, लेकिन उसकी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हुई। उल्टा सड़क और धंसती चली गई। थोड़ी देर बाद रेत से भरे उस ट्रक का संतुलन बिगड़ गया और वो सड़क किनारे मौजूद खाई की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। ये देखते ही वहां खड़े लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। और इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, वो छोटा ट्रक उस खाई में गिर गया। जैसे ही वो गिरा, उसमें बैठा ड्राइवर उछलकर बाहर गिर गया, जबकि वो ट्रक लुढ़कते हुए नीचे तक चला गया और छोटे ट्रक के परखचे उड़ गए। हालांकि गनीमत यह रही कि उसमें बैठे ड्राइवर की जान बच गई। और इसी तरह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भी पहाड़ खिसकने से लोगों की जान खतरे में पड़ गई। वहां नेशनल हाईवे पर अचानक पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरने शुरू हो गए। इसकी वजह से कई गाड़ियां वहां फंस गई। इसके बाद उन गाड़ियों को निकालने का काम शुरू किया गया, लेकिन इस दौरान भी पहाड़ों से लगातार मलबा बहता नजर आया। वहां इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें गिर रही थीं कि अगर कोई गाड़ी उनकी चपेट में आ जाती तो वो चकनाचूर हो जाती। वहां सड़क के आधे से ज्यादा हिस्से में मलबा और पत्थर गिरे नजर आए, जबकि एक तरफ कुछ गाड़ियां फंसी दिखी। एक गाड़ी के पहिए तो उस मलबे में इतनी बुरी तरह धंस गए कि वो वहां से निकल ही नहीं पाई। उसके आगे पीछे दोनों तरफ बड़ी बड़ी मशीनें खड़ी हो गईं, जो उस गाड़ी को वहां से निकालने की कोशिश करती दिखी। लेकिन लगातार गिर रहे पत्थरों की वजह से उनकी हर कोशिश फेल हो गई। उल्टा उनके लिए ऐसे हालात में बचाव अभियान चलाना एक चुनौती बन गया। इस दौरान उस रास्ते को पार करने के लिए वहां खड़ी दूसरी गाड़ियों को भी लौटने का इशारा कर दिया गया। इस घटना के बाद प्रशासन ने लोगों को बिना काम के घरों से न निकलने की सलाह दी। अगर आपका कोई ज़रूरी काम नहीं है तो अननेसेसरीली आप प्लीज़ मत निकलिए रात को, क्योंकि अभी कुछ दिन तक वैसे ही अलर्ट है। प्रशासन के मुताबिक कई घंटों तक वो रास्ता बंद रहा। इसके बाद उस रास्ते को साफ कर दोबारा खोल दिया गया। उधर उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश के बाद कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया। उत्तराखंड के चमोली में लगातार हो रही बारिश की वजह से वहां बहने वाली अलकनंदा समेत तमाम नदियां उफान पर आ गई। भारी बारिश की वजह से ऋषिकेश को बद्रीनाथ से जोड़ने वाले हाईवे पर कई जगह पहाड़ से मलबा आ गया। इसके अलावा चीन सीमा तक जाने वाला हाईवे भी पहाड़ गिरने से बंद हो गया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में लगातार हो रही बारिश के बाद अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां उफान पर आ गईं। अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से मकानों में भी पानी घुस गया। हालांकि प्रशासन ने समय रहते उन मकानों को खाली करवा दिया था। उन दोनों नदियों के रौद्र रूप को देखकर आसपास रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई। उत्तराखंड के सांसदों ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने धराली में आई आपदा के बारे में पीएम को जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी ने सांसदों को आपदा के दौरान हर संभव मदद का भरोसा दिया। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद पहाड़ से आए मलबे की वजह से कालका शिमला हाईवे और चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद हो गया। इन दोनों हाईवे पर कई जगहों पर पहाड़ से मलबा आ गया। हालांकि प्रशासन की कई टीमें हाईवे खोलने के काम में जुट गईं। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया। उधर उत्तराखंड के धराली गांव में बादल फटने से आई आपदा के बाद राहत और बचाव के अभियान में एजेंसियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। थल सेना, वायुसेना के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, उत्तराखंड पुलिस के जवान
बिना रुके मलबे में फंसे लोगों को बचाने में जुटे रहे। उत्तराखंड पुलिस ने बताया कि युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे राहत और बचाव अभियान के दौरान 130 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। उत्तरकाशी के डीएम और एसपी धराली गांव में डटे रहे और राहत और बचाव अभियान की निगरानी करते दिखे। बादल फटने के बाद मलबे में दब चुके धराली गांव में सेना के साथ आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और दूसरी एजेंसियों के लोग जी जान से राहत और बचाव के काम में जुटे नजर आए। धराली के दाहिनी तरफ से लगभग 120 लोग और धराली के बाईं तरफ से 70 लोगों को रेस्क्यू किया गया। धराली में राहत और बचाव में जुटी टीमें मिट्टी खोदने वाली मशीनों की मदद से मलबे का अंबार हटाकर एक एक जिंदगी को बचाने की कोशिश करती दिखी। एनडीआरएफ के दिल्ली दफ्तर में एक कंट्रोल रूम तैयार कर दिया गया। धराली से कंट्रोल रूम में आ रही तस्वीरों को देखकर एनडीआरएफ के अधिकारी राहत बचाव अभियान की रणनीति तैयार करते दिखे। बाकायदा जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं, उनकी मदद से इस फीड के जरिए यहाँ पर आ रही हैं जो फुटेजेस आ रही हैं और उसके बाद स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। धराली में एसडीआरएफ के करीब 100 जवानों को राहत और बचाव के अभियान में लगा दिया गया। एसडीआरएफ की तरफ से राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है और काफी लोगों को बचा भी लिया गया है। धराली पहुंची एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों के अलावा कुछ और टीमों को हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश दिए गए। और धराली गांव में चल रहे राहत बचाव अभियान के बीच मौसम विभाग ने उत्तरकाशी समेत पूरे उत्तराखंड में भीषण बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया। अनुमान जताया गया कि आने वाले 24 घंटे में वहां आसमान से बेहिसाब पानी बरस सकता है। अगर ऐसा हुआ तो धराली गांव में मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालने के काम में मुश्किल आ सकती है, क्योंकि बारिश होने पर वहां दोबारा पहाड़ों से पानी के साथ मलबा आने का खतरा बढ़ गया। धराली गांव में आए सैलाब के बाद वहां मलबे की कई फीट मोटी परत जम चुकी है। यही नहीं, मलबा कई मकानों और रास्तों को निगल चुका है। मलबे में दबे लोगों को ढूंढने के लिए राहत बचाव में जुटी टीमों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन इसी बीच मौसम विभाग ने खतरे की चेतावनी दे दी। उत्तरकाशी के साथ पूरे उत्तराखंड में ही जो है भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है, जहां पर रेड अलर्ट इशू किया गया है। मौसम विभाग ने आशंका जताई कि अगले 24 घंटे उत्तराखंड के लोगों पर भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि वहां मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया गया। ऐसे में धराली गांव में भी बारिश हुई तो वहां चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में रुकावट आ सकती है, क्योंकि बारिश के बीच मलबा हटाने में मुश्किल तो होगी ही, साथ ही मलबे के खिसकने का खतरा भी बन जाएगा। उत्तरकाशी और पूरे उत्तराखंड के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन जिस तरीके से बादल फटने की या क्लाउड बर्स्ट की घटना जो हमने देखी, फिलहाल ऐसी स्थिति बनने की बहुत कम संभावना है। हालांकि मौसम विभाग ने लोगों से अपील की कि वो जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें, क्योंकि वहां आफत कम होने का नाम नहीं ले रही। उत्तरकाशी में बार बार पहाड़ खिसकने से राहत और बचाव अभियान में काफी दिक्कतें हुई। उत्तरकाशी के कई गांवों में जोरदार बारिश हुई और पहाड़ खिसकने की घटनाएं भी हुई। इसके बाद राहत और बचाव के काम में जुटी टीम के सामने मुसीबत खड़ी हो गई, क्योंकि वहां के कई रास्तों पर लगातार पानी के साथ मलबा बहता नजर आया। मलबे की वजह से उन रास्तों पर फिसलन बढ़ गई और राहत और बचाव टीमों के लिए वहां से निकलना चुनौती बन गया। राहत और बचाव की कई टीमें धराली और उसके आसपास के गांवों में मदद के लिए जा रही थी। इस दौरान उन्हें रास्ते में कई जगहों पर इसी तरह मलबा बहता मिला। ऐसे में उन्हें वहां पहुंचने में काफी वक्त लग गया। इस दौरान ये मुश्किल भरा रास्ता पार करवाने में उन्होंने कई लोगों की मदद भी की। वहां के एक रास्ते पर छोटे छोटे पत्थर और मलबा इकट्ठा हुआ दिखाई दिया। एक जगह से पानी भी बह रहा था। इसकी वजह से बाइक और स्कूटर वाले वहां से निकलने में डर रहे थे। इसके बाद राहत और बचाव टीमों ने उनकी मदद की और उन्हें सुरक्षित वो रास्ता पार करवाया। वहां मौजूद पुलिस ने कुछ लोगों को अपनी गाड़ी से भी उनके मकानों तक पहुंचाया। और इस सबके बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी के धराली में आई तबाही के बाद वहां के हालात का जायजा लेने पहुंचे। खराब मौसम की वजह से उन्हें वहां तक पहुंचने में कई घंटों का वक्त लग गया। हालांकि मुख्यमंत्री ने बताया कि वो लगातार वहां के हालात पर नजर बनाए हुए थे और जैसे ही मौसम थोड़ा साफ हुआ उन्होंने धराली के लिए उड़ान भर ली। हेलीकॉप्टर से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने धराली में आई आपदा को अपनी आंखों से देखा। वहां चारों तरफ मलबा ही मलबा नजर आया। मुख्यमंत्री के मुताबिक धराली में लगातार खराब चल रहे मौसम की वजह से वहां तक पहुंचने में काफी दिक्कत हुई। मलबे में वहां का एक हेलीपैड और कई सड़कें बर्बाद हो गईं। इसी वजह से उन्हें धराली तक पहुंचने में काफी वक्त लग गया। मौसम लगातार खराब हो रहा है। आज मैं भी 2 बार पहले अटेम्प्ट कर चुका था, 2 बार पहले जाने का हमने प्रयास किया, नहीं जा पाया। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि मौसम में सुधार होते ही धराली में राहत और बचाव के काम की रफ्तार बढ़ा दी गई।
वहां टेलीफोन लाइन और बिजली के तार बिछाने का काम तेज कर दिया गया। बिजली की सुविधा अभी नहीं पहुंच पाई है, सड़कों का काम होना है। सेना के साथ मिलकर हम लोग इस पर पूरा प्लान कर रहे हैं। धराली में राहत और बचाव के काम में सेना के साथ ही आईटीबीपी, एनडीआरएफ और पुलिस के जवानों को भी लगा दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भरोसा जताया कि जल्द ही वहां से लोगों को निकालने में कामयाबी मिल जाएगी। लेकिन यह काम इतना भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि धराली गांव पर पहाड़ से आए मलबे का कब्जा नजर आया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हेलीकॉप्टर से धराली पहुंचे, हालांकि उन्हें बाजार वाले इलाके से काफी दूर ही रुकना पड़ा, क्योंकि धराली का वो हिस्सा जहां बाजार और पुल वगैरह हुआ करते थे वो मलबे से पूरी तरह पटा नजर आया। मुख्यमंत्री बचाव अभियान में लगे जवानों की गाड़ी में बैठकर वहां पहुंचे। उन्होंने जब धराली के रिहायशी इलाके की हालत देखी तो वो भी दंग रह गए। वहां चारों तरफ सिवाय मिट्टी और पत्थरों के टुकड़ों के कुछ और दिखाई नहीं। दूर से देखने पर तो ऐसा लगा जैसे नदी बह रही हो, लेकिन असल में वो मलबा था जो बहा नहीं बल्कि वहीं जमा हो गया। वहां के कई मकानों की पहली मंजिल तक मलबे की एक परत जम गई। कुछ मकानों की तो सिर्फ छत ही मुश्किल से दिखाई दी, बाकी पूरा मकान जैसे जमीन में ही समा गया। धराली के लोगों के मुताबिक वहां मलबे के 5 से 6 रेले आए। लोगों ने अपने मोबाइलों में सीएम को इस तबाही के वीडियो भी दिखाए। 4, 5, 6 बार जो है इस प्रकार से बार बार मलबा आया और वहां पर सभी कुछ आपदा की भेंट चढ़ गया। धराली में आई मलबे की सुनामी ने पूरे गांव को ढक दिया। वहां तक पहुंचने वाले रास्ते बर्बाद हो गए। पास के एक पुल की हालत तो ऐसी दिखी कि उसका सिर्फ ऊपर का पिलर ही दिखा, बाकी पूरा पुल मलबे के नीचे दब गया। मुश्किल तब और बढ़ गई जब धराली के पास पानी जमा हो गया। वहां मलबे की वजह से नदी में इतनी मिट्टी और कीचड़ आ गया कि नदी का बहाव थम गया। और इससे धराली में चलाए जा रहे बचाव अभियान में भी काफी परेशानी आई। हालांकि मुख्यमंत्री ने धराली पहुंचकर वहां के लोगों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने लोगों के बीच पहुंचकर उनसे बातचीत की, उनकी परेशानियां जानने की कोशिश की। और सीएम धामी धराली के लोगों को यह भरोसा देते दिखे कि जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। सबसे पहले इस तबाही की चपेट में आए कुछ लोगों के परिवार वाले सीएम से हेलीपैड पर ही मिले। मुख्यमंत्री ने उन लोगों को यह भरोसा दिया कि सरकार उनकी मदद की पूरी कोशिश में लगी हुई है। इसके बाद वहां कुछ महिलाओं से भी उनकी मुलाकात हुई। आप लोग बच्चों का ध्यान रखिए, बाकी देखते हैं लाइट वगैरह। बिजली वहाँ भी नहीं आ रही होगी, आजकल। धराली के लोगों ने जब इस घटना के बारे में बताना शुरू किया तो सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। हम इधर थे पासे में, फिर देखा हमने कई आदमी उड़ के जा रहे थे नीचे, कई मकान बह गए, इधर हट थे, सारे पेड़ थे, सारे खत्म हो गए। इस दौरान सीएम धामी धराली इलाके के कई लोगों से मिले। उन्होंने उनका हालचाल जाना और मदद का भरोसा भी दिया। और इसके अलावा उन्होंने अपने सामने ही मलबे से निकाले गए कुछ घायलों को फौरन आईटीबीपी के अस्पताल भी पहुंचाया। उन घायलों के लिए एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई। धराली में अचानक आए मलबे के बाद वहां कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई गई और इसी वजह से सेना, आईटीबीपी और एसडीआरएफ के जवान मलबे में लोगों को ढूंढते दिखाई दिए। मुख्यमंत्री ने बचाव अभियान में जुटे अधिकारियों से इस पूरे ऑपरेशन के बारे में बातचीत की और उन्हें जरूरी निर्देश भी दिए। इस दौरान सीएम के सामने ही 2 घायलों को आईटीबीपी के अस्पताल पहुंचाया गया। उन दोनों घायलों की हालत नाजुक बताई गई। उन दोनों घायलों को एयर एम्बुलेंस से आईटीबीपी के अस्पताल पहुंचाया गया। वहां एसडीआरएफ के जवानों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। एसडीआरएफ के मुताबिक दोनों घायल खतरे से बाहर बताए गए। दूसरी तरफ धराली में बचाव अभियान तेज कर दिया गया। पहले वहां खराब मौसम की वजह से घायलों को निकालने में मुश्किल आ रही थी, लेकिन मौसम साफ होते ही सेना, एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान पूरी ताकत से लोगों को बचाने के काम में जुट गए। मुख्यमंत्री ने घटना वाली जगह पर पहुंचकर बचाव अभियान में जुटे जवानों और अधिकारियों का भी हौसला बढ़ाया। उन्होंने अधिकारियों को भरोसा दिया कि घायलों को सुरक्षित निकालने में जिस भी चीज की जरूरत पड़ेगी वो उन्हें मुहैया कराई जाएगी। और इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी में आपदा की चपेट में आए लोगों के परिवार वालों से भी बातचीत की। उन्होंने उन लोगों को ढांढस बंधाया और यह भरोसा दिलाया कि सरकार उनके परिवार के लोगों को वहां से निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, क्योंकि धराली गांव में आए मलबे के सैलाब के नीचे कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई गई। उनमें कुछ लोगों के परिवार वाले उत्तरकाशी पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से हुई। मुख्यमंत्री ने उन्हें यह भरोसा दिया कि सरकार ने वहां फंसे लोगों को निकालने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। मुझे सीएम सर ने ये आश्वासन दिया कि हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा ये विकट परिस्थिति है मौसम की, और उसके बाद हम करेंगे, हर संभव प्रयास करेंगे।
वहां पहुंचे एक व्यक्ति के मुताबिक उनकी बहन, उनके जीजा और उनका भांजा धराली में आए सैलाब की चपेट में आने के बाद से लापता हो गए। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि जल्द ही वहां तक हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचा जा सकेगा। दिन के टाइम 1-1:30 बजे के टाइम बात हुई थी उनसे, तो उसके बाद बात नहीं हुई, मतलब उसके बाद फोन स्विच ऑफ हो रहा था उनका। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि कल तक हम किसी भी हालत में मतलब वहां तक आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। धराली में खराब मौसम राहत और बचाव अभियान के लिए अड़चन बन गया। दावा किया गया कि इसी वजह से बचाव अभियान उतनी तेजी से नहीं चल पाया जितनी की उम्मीद की जा रही थी। हालांकि धराली में चल रहे राहत और बचाव अभियान में पहली बार C-295 विमान को भी उतारने की तैयारी शुरू कर दी गई। सूत्रों के मुताबिक हर्षिल घाटी में मौसम साफ होते ही ये मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उत्तर प्रदेश के आगरा में मौजूद वायुसेना के एयरबेस से उड़ान भरेगा। धराली गांव में बादल फटने से आई आपदा के बाद राहत और बचाव के अभियान में पहले से ही सेना, NDRF और SDRF की कई टीमें जुटी हैं। वायुसेना भी इसके लिए पूरी तरह तैयार है और उत्तरकाशी में मौसम साफ होते ही वायुसेना भी इस अभियान का हिस्सा बन जाएगी। सूत्रों के मुताबिक इस ऑपरेशन में वायुसेना पहली बार अपने C-295 विमान को उतारने की तैयारी में है। उसने पहले ही इस काम के लिए 2 चिनूक, 2 Mi-17 V5, 2 चीता और एक एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर तैनात कर दिया। लेकिन पहली बार वो C-295 एयरक्राफ्ट को किसी राहत और बचाव के अभियान में उतार सकती है। ये एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो 5 से 10 टन तक सामान ढोने की क्षमता रखता है। इस विमान की खास बात यह है कि ये कम ऊंचाई पर भी उड़ान भर सकता है और छोटे रनवे से भी टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। इस विमान के जरिए एक बार में ही कई लोगों को ले जाया जा सकता है। इस वजह से ही वायुसेना इसे धराली भेजने की तैयारी में है ताकि घायल लोगों को वहां से निकाला जा सके। केंद्र सरकार ने यूरोप के देश स्पेन से यह विमान खरीदा था। और इस सबके बीच उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद गंगोत्री नेशनल हाईवे कई जगहों से धंस गया। इसकी वजह से धराली के लिए जा रही राहत और बचाव टीमों को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बादल फटने के बाद उत्तरकाशी में कई जगहों पर पहाड़ खिसकने की घटनाएं सामने आई। इसकी वजह से गंगोत्री हाईवे को भारी नुकसान हुआ और उसे बंद कर दिया गया। गंगोत्री हाईवे को सबसे ज्यादा नुकसान उत्तरकाशी के भटवाड़ी गांव में हुआ। वहां रहने वाले लोगों के मुताबिक हाईवे बंद होने से उन्हें काफी परेशानी हुई। पूरी तरह से हालत खराब है। इस समय गंगोत्री हाईवे पे भटवाड़ी के पास हम हैं। हम आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह से जो पूरी सड़क है वॉश आउट हो रखी है। भटवाड़ी से थोड़ा आगे गंगोत्री हाईवे पर बड़े बड़े पत्थर भी गिरे नजर आए। वहां पहाड़ खिसकने की वजह से सड़क जगह जगह से टूट गई। इसके बाद उस सड़क की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े बोर्डर यहाँ पे आए और ये पूरा रोड यहाँ पे टूट चुका है। दावा किया गया कि उस रास्ते को दोबारा खोलने में मुश्किल इसलिए हुई क्योंकि वहां लगातार नदी का कटाव बढ़ता जा रहा था। कल रात से यहाँ पर ये रोड को खोलने की कोशिश कर रहे हैं और जितना हम रोड खोल रहे हैं उतना नदी का कटाव हो रहा है और सब टूट जा रही है। हालांकि इसके बावजूद कोशिश की गई कि जल्द से जल्द गंगोत्री हाईवे को दोबारा खोला जा सके। जानकारी के मुताबिक धराली के लिए रवाना हुई राहत और बचाव टीमों को भटवाड़ी गांव से ही होकर गुजरना था, लेकिन जगह जगह सड़क धंस जाने की वजह से उन्हें धराली पहुंचने में काफी वक्त लग गया। उधर यूपी के हरदोई में तेज आवाज में गाना बजाने पर कुछ लोग कांवड़ियों पर भड़क गए। उत्तर प्रदेश के हरदोई में तेज आवाज में गाना बजाने पर कांवड़ियों के एक ग्रुप और कुछ लोगों के बीच झगड़ा हो गया। बवाल बढ़ने पर नाराज कांवड़ियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान सड़क पर लंबा जाम लग गया। हालांकि बाद में पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामले को शांत करा दिया। उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर पुलिस ने 2 शातिर चोरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया। दोनों के पास से अवैध हथियार, बाइक, चोरी की बैटरी और कुछ कैश मिला। पुलिस के मुताबिक ये दोनों बंद दुकानों और मकानों के ताले तोड़कर सामान चुराते थे। उत्तर प्रदेश के बागपत में एक शमशान घाट में एक ऊंट का शव दफनाए जाने पर बवाल हो गया। बजरंग दल के कार्यकर्ता इसके विरोध में उतर आए। वो ऊंट सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र में रहने वाले मोमिन नाम के व्यक्ति का था। कुछ लोगों ने मिलकर एक ऊंट को मार करके यहाँ दफना दिया ताकि हिंदुओं में थोड़ा उसका धर्म का हनन हो। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर यात्रियों से भरी एक मिनी बस हादसे का शिकार हो गई। हादसे में एक की मौत हो गई और 9 यात्री घायल बताए गए। जानकारी के मुताबिक यह हादसा उस वक्त हुआ जब वो मिनी बस चिनानी से उधमपुर की ओर जा रही थी। तभी ड्राइवर ने एक ट्रक से टक्कर रोकने की कोशिश की और उसके बाद बस पलट गई। इधर उत्तराखंड के हरिद्वार में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिरने के बाद हरिद्वार देहरादून रेलवे रूट को बंद कर दिया गया।
भारी बारिश की वजह से वहां पहाड़ से पहले छोटे छोटे पत्थरों के गिरने का सिलसिला शुरू हुआ, तभी एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर नीचे आ गिरा। इसके बाद उस रूट पर कई ट्रेनें जहां तहां फंस गई। क्योंकि लगातार हो रही बारिश के बाद रेलवे ट्रैक के किनारे मौजूद पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसक गया। वो खौफनाक तरीके से रेलवे ट्रैक पर आकर गिरा, जिसे देखकर वहां मौजूद लोगों में दहशत मच गई। अरे भैया! पहाड़ का मलबा नीचे गिरते ही अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। हरिद्वार देहरादून रेलवे रूट पर जिस जगह यह घटना हुई वहां एक मंदिर भी है। उस वक्त कई श्रद्धालु भी वहां मौजूद थे, वो भी खौफ से भर गए। हालांकि वहां रेलवे ने पहले से ही लोहे की मजबूत जाली बना रखी थी ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके, लेकिन पहाड़ से गिरे पत्थर इतने बड़े थे कि वो लोहे की जाली को तोड़ते हुए नीचे गिर गए। एक पत्थर तो इतना बड़ा था कि वो जाली तोड़ते हुए रेलवे ट्रैक के बीच में आ गया। गनीमत ये रही कि उस वक्त वहां से कोई ट्रेन नहीं गुजर रही थी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। इसके बाद रेलवे प्रशासन ने तुरंत ही वहां से पत्थरों को हटाकर ट्रैक की मरम्मत का काम शुरू कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे के बड़े अधिकारी भी पहुंच गए। कोई जान माल का ऐसा खतरा नहीं है और ना ही किसी को मतलब कोई हताहत हुआ है। लेकिन इस हादसे का असर हरिद्वार देहरादून रेलवे रूट पर पड़ा और वहां से गुजरने वाली कई ट्रेनें घंटों फंसी रहीं। देहरादून जाने वाली कई ट्रेनों को हरिद्वार में ही रोक दिया गया। और रेलवे ट्रैक पर पत्थर गिरने की घटना के बाद हरिद्वार में ही पहाड़ से मलबा गिरने से एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों की जान बाल बाल बची। हादसा हर की पैरड़ी से भीमगोड़ा की तरफ जाने वाली सड़क पर हुआ। वहां लगातार हो रही बारिश के दौरान पहाड़ी से टूटकर मलबा अचानक सड़क पर आ गिरा और यह सब तब हुआ जब उस सड़क पर कई लोग मौजूद थे। मलबा गिरने से कुछ सेकंड पहले एक स्कूटर सवार 2 रिक्शे वाले वहां से जाते दिखे। उनके पीछे एक ही परिवार के 7 लोग पैदल चलते हुए उसी तरफ बढ़ते दिखे जहां मलबा गिरा। एक ट्रक के निकलने के बाद पहाड़ी से मलबा सड़क पर आ गिरा। ऐसा लगा जैसे किसी ने ऊपर से मिट्टी, पानी और कीचड़ से भरी भारी भरकम टोकरी उड़ेल दी हो। मलबा गिरते ही उस मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोग गिर गए। मोटरसाइकिल सड़क पर पलट गई और 3 लोग बिजली की रफ्तार से वहां से जान बचाने के लिए भागे। अफरा तफरी के बीच पैदल चल रहे लोग भी बुरी तरह दहशत में आ गए। सभी वहां से जान बचाकर भागते दिखे। किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि अचानक हुआ क्या। पैदल चल रहे लोगों में एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से गिरे लोगों की मदद करते दिखे। इस हादसे के बाद प्रशासन ने हर की पैड़ी से भीमगोड़ा की तरफ जाने वाली उस सड़क को बंद कर दिया। इधर उत्तराखंड में पहाड़ों पर लगातार हो रही भारी बारिश के बीच हरिद्वार में प्रशासन ने लोगों को सतर्क कर दिया। मूसलाधार बारिश के बाद गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गई। वहां गंगा नदी में आई बाढ़ की वजह से कई निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए और वहां बने मकानों पर डूबने का खतरा मंडराने लग गया। गंगा नदी में आए उफान को देखते हुए घाटों पर प्रशासन की तरफ से अनाउंसमेंट करवाई गई। गंगा नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। सभी से निवेदन है कि कोई भी गंगा नदी के किनारे पर ना जाए। हरिद्वार के चंडी घाट पर पुलिसकर्मी गंगा नदी के किनारे न जाने के लिए लोगों से कहते सुनाई दिए। वहां चंडी घाट के अलावा कई दूसरे घाटों पर भी कई पुलिसकर्मी मुस्तैद नजर आए और उन्होंने नदी के किनारों से लोगों को दूर रहने की सलाह दी। ऋषिकेश बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, इससे कि गंगा जी का जलस्तर बढ़ जाएगा। उन घाटों के अलावा निचले इलाकों में भी पुलिसकर्मी पहुंचे और उन्होंने वहां रहने वाले लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की। गंगा जी के किनारे जितने भी लोग रह रहे हैं अभी फिलहाल यहाँ पे खाली कर दें, कोई भी व्यक्ति यहाँ पे नहीं रहेगा। लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से गंगा नदी का पानी कई खेतों में घुस गया। आशंका जताई गई ऐसे ही जलस्तर बढ़ता रहा तो कई रिहायशी इलाके भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। गंगा का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान को छू गया है। फिलहाल गंगा का जो जलस्तर है हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज पर 294 जो कि खतरे का निशान है उसको पार कर लिया है। बाढ़ को लेकर प्रशासन ने लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। इसके साथ ही राहत और बचाव की कई टीमें भी प्रशासन की तरफ से तैयार कर दी गईं। और इसी कड़ी में हरिद्वार में एक फैक्ट्री के अंदर फंसे 50 से ज्यादा कर्मचारियों को बाहर निकाला गया। वहां लगातार हुई भारी बारिश की वजह से फैक्ट्री परिसर में पानी भर गया और वहां काम करने वाले लोग घंटों तक अंदर ही फंसे रह गए। इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम उस फैक्ट्री में पहुंची और उन्हें निकालने का काम शुरू किया, क्योंकि तेज बारिश के बाद उस फैक्ट्री में बाढ़ का पानी घुस गया। वहां उस फैक्ट्री के परिसर में दूर दूर तक सिर्फ पानी ही नजर आया और इसी बीच पुलिसकर्मी एक एक कर्मचारी को वहां से बाहर निकालते दिखाई दिए। पुलिसकर्मियों ने उस फैक्ट्री के 50 से ज्यादा कर्मचारियों समेत वहां पहुंचे कई ट्रकों के ड्राइवरों की भी जान बचाई।
हरिद्वार के बहादुराबाद इलाके में रात के वक्त घंटों तक मूसलाधार बारिश हुई और बारिश के साथ साथ बाढ़ का पानी भी उस फैक्ट्री में घुस गया। इसके बाद वहां काम कर रहे उन कर्मचारियों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिल पाया। फैक्ट्री को मेन रोड से जोड़ने वाले कई रास्ते भी बाढ़ के पानी में समा गए, इसलिए उन कर्मचारियों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया और वहां पहुंची पुलिस की टीम ने उन्हें सुरक्षित निकाला। इधर उत्तरकाशी के बाद उत्तराखंड के ही पौड़ी गढ़वाल में भी भारी बारिश के बाद बहकर आए मलबे से तबाही मच गई। वहां मलबे में दबने से 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि कई मजदूर बह गए। पौड़ी गढ़वाल में रात भर जोरदार बारिश हुई। इसके बाद बारिश के पानी के साथ कई टन मलबा बहकर आ गया और उसकी चपेट में आने से वहां के कई मकान बर्बाद हो गए। वहां चारों तरफ मलबे का ढेर लगा दिखाई दिया। सड़कों से लेकर मकानों तक सब कुछ मलबे से ढक गया। वहां रहने वाले लोगों के मुताबिक उनके कई घरेलू जानवर मलबे में दब गए। ये नीलम भाई का घर पूरा टूट चुका है और ये बाजार की हालत है। यहाँ से मलबा आया, गाय सब दब रखे हैं, आदमी सेफ हैं। इसके अलावा वहां के एक गांव से बादल फटने की खबर भी सामने आई। वहां तेजी से मलबा नीचे की तरफ आता नजर आया। भगवान की क्या इच्छा है कि क्या हो सकता है, पर ये अभी दूसरी जगह बादल फट चुके हैं। प्रशासन के मुताबिक मलबे में दबने से वहां 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि नेपाली मूल के 5 मजदूर भी बह गए। उन्हें ढूंढने के लिए वहां तलाशी अभियान चलाया गया। वहीं पौड़ी गढ़वाल के एक गांव में भारी बारिश के बाद एक नदी उफान पर आ गई। उसकी वजह से वहां का एक पुल टूट गया। नदी का पानी उस पुल को तोड़ते हुए आगे बढ़ता नजर आया। इसके बाद वहां के रिहायशी इलाकों में बाढ़ आने का खतरा बढ़ गया। जानकारी मिली कि उस पुल के टूटने से कई गांवों का आपस में संपर्क भी टूट गया। इसके अलावा वहां से पहाड़ खिसकने की भी कई घटनाएं सामने आईं और जिससे कई अहम रास्ते बंद हो गए और लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई। और इस सब के बीच उत्तराखंड के ऋषिकेश में भी गंगा का पानी खतरे के निशान के पार गया तो वहां दहशत फैल गई। नदी में डरा देने वाली लहरें उठती दिखी। उत्तरकाशी में बादल फटने की घटनाओं के बाद वहां से नीचे वाले इलाकों में बेहिसाब पानी पहुंच गया। इसीलिए गंगा नदी का जलस्तर अचानक कई फीट बढ़ गया और उसने किनारे पर बने घाटों को पूरी तरह डुबो दिया। ऋषिकेश में जहां गंगा की आरती हुआ करती थी वो जगह तो दिखाई ही देना बंद हो गई, क्योंकि नदी ने जैसे ही खतरे के निशान को पार किया उसके कुछ देर बाद ही आरती वाली जगह पानी से घिर गई। वहां घाट पर बनी भगवान शिव की मूर्ति के आसपास भी उफनती लहरें नजर आईं। गंगोत्री के पहाड़ों से निकलने के बाद ऋषिकेश पहुंचते पहुंचते गंगा का पानी अक्सर शांत हो जाता है, लेकिन उत्तरकाशी में बादल फटने का असर ऋषिकेश तक दिखाई दिया, क्योंकि वहां गंगा में ऐसा सैलाब उठता दिखा कि अगर गलती से भी कोई उसकी चपेट में आ जाता तो उसका बचना मुश्किल था। गंगा नदी की शुरुआत उत्तरकाशी में गंगोत्री से होती है। वहां उसे भागीरथी नदी के नाम से भी जाना जाता है। गंगोत्री से निकलने के बाद गंगा उसी धराली गांव के नजदीक से जाती है जहां आपदा आई। इसके बाद गंगा का पानी टिहरी डैम से होते हुए देवप्रयाग और फिर ऋषिकेश पहुंचता है। गंगोत्री से ऋषिकेश तक का सफर करीब 270 किलोमीटर लंबा है। यही वजह रही कि उत्तरकाशी में बादल फटने के अगले ही दिन ऋषिकेश में गंगा ने रौद्र रूप धर लिया और ऐसा हाहाकार मचाया कि पूरा ऋषिकेश दहशत में आ गया। गंगा में पानी बढ़ जाने की वजह से सभी घाट डूब गए। लगातार हो रही बारिश से शहर के अंदर भी हालात बिगड़ गए। स्कूल कॉलेज में छुट्टियां घोषित कर दी गई। गंगा नदी में लगातार बढ़ रहे पानी को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड में आ गया। एसडीआरएफ की टीम को घाटों पर तैनात कर दिया गया, क्योंकि ऋषिकेश में गंगा नदी के रौद्र रूप ने 2013 में आई आपदा के वक्त के भयानक मंजर की याद दिला दी। घाटों को डुबोते हुए गंगा नदी का पानी पूरी रफ्तार में बहता दिखा। परमार्थ निकेतन आश्रम के सामने गंगा नदी में बनवाई गई भगवान शंकर की मूर्ति तक पानी पहुंच गया। लहरों की रफ्तार देखकर ऐसा लगा जैसे वो उस मूर्ति को एक ही झटके में उखाड़ ले जाएंगी। ठीक वैसे ही जैसे जून 2013 की आपदा के वक्त गंगा नदी में उठ रही ताकतवर लहरों ने भगवान शंकर की मूर्ति को उखाड़ दिया था। आपदा के बाद उसी जगह पर दोबारा मूर्ति की स्थापना की गई थी। लगातार हो रही बारिश के बाद ऋषिकेश में गंगा नदी का पानी खतरे के निशान को पार कर गया। वहां पानी का स्तर बताने के लिए लगाए गए चेतावनी पिलर के ऊपर से गंगा नदी का पानी बहता दिखा। ऋषिकेश में गंगा घाटों को एहतियातन बंद कर दिया गया। घाटों को सब पर ताला लॉक करवा दिया गया है, जिससे कि लोगों की सुरक्षा के दृष्टि से ये सही भी है। प्रशासन ने गंगा नदी की तरफ न जाने की चेतावनी जारी करते हुए घाटों पर एसडीआरएफ के जवानों को तैनात कर दिया। और ऋषिकेश की ही तरह उत्तराखंड के रामनगर में भी कुदरत का कहर बरपा। वहां एक बरसाती नाले में रोडवेज की एक बस फंसने से अफरा तफरी मच गई। वहां लगातार हो रही बारिश के बाद वो नाला उफान पर आ गया, लेकिन इसके बावजूद उस बस के ड्राइवर ने बस को तेज लहरों के बीच में उतार दिया।
लेकिन कुछ दूर जाते ही वो बस उस बरसाती नाले में फंस गई। उसका रास्ता पार कर पाना मुश्किल हो गया। यात्रियों से भरी उस बस को फंसा देखकर आसपास के लोग घबरा गए। उसे देखकर ऐसा लगा कि वो कभी भी पलट जाएगी। फंस जाएगा, वहाँ पत्थर है भाई, पानी सही है, वहाँ पत्थर हुए हैं। नैनीताल जिले के रामनगर में लगातार हो रही बारिश की वजह से घनगड़ी बरसाती नाला उफान पर आ गया। नाले में पानी के साथ साथ कई बड़े बड़े पत्थर भरे दिखे। आरोप लगा कि उस बस के ड्राइवर ने उस बरसाती नाले को पार करने की कोशिश में कई लोगों की जान खतरे में डाल दी, क्योंकि इससे पहले यात्रियों से भरी वो बस हिलती हुई उन पत्थरों के ऊपर से रास्ता पार करती नजर आई। हालांकि गनीमत ये रही कि वहां कोई हादसा नहीं हुआ और समय रहते ड्राइवर ने बस को पीछे कर लिया, जिससे लोगों की जान बच पाई। और रामनगर ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में भी भारी बारिश और बाढ़ से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। वहां लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ खिसकने के बाद सड़कों पर मलबा इकट्ठा हो गया। साथ ही तेज बारिश की वजह से नदियां नाले उफान पर आने से लोगों का जीना मुहाल हो गया, क्योंकि बारिश का पानी उनके मकानों के अंदर घुस गया। सड़कों पर चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। लगातार हो रही बारिश की वजह से वहां बाढ़ जैसे हालात हो गए। भीषण बारिश के बाद नदी नाले उफान पर आने से खेतों में भी पानी भर गया। हालांकि जगह जगह जल भराव के बाद राहत और बचाव का काम भी शुरू कर दिया गया। अल्मोड़ा जिले में कोसी और रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से कई इलाकों की ऐसी ही हालत देखने को मिली। सबसे बुरा हाल वहां की सोमेश्वर और मनान तहसील का रहा। इसके अलावा मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाकों में हाईवे पर पहाड़ खिसकने की घटना से लोग बेहाल हो गए, क्योंकि सड़कों पर मलबा इकट्ठा होने से कई गांवों का संपर्क टूट गया और इससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। उधर महाराष्ट्र के ठाणे में कई गैंगस्टरों को हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। मुंबई के पास महाराष्ट्र के ठाणे में पुलिस ने 6 गैंगस्टरों को गिरफ्तार करने का दावा किया। तलाशी के दौरान पुलिस को उनके पास से 2 पिस्तौल भी मिली। पुलिस ने दावा किया कि गिरफ्तार किए गए सभी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में थे। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ विपक्ष के सांसदों ने संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। सभी ने सरकार से वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर सदन में चर्चा कराए जाने की मांग की। दिल्ली के लाजपत नगर में टेरर फंडिंग के एक मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने छापेमारी की। काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट के मुताबिक टेरर फंडिंग केस में गिरफ्तार किए गए एक कारोबारी के ठिकाने पर यह छापेमारी की गई। सेना ने जानकारी दी कि 15 अगस्त को 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर 21 तोपों की सलामी स्वदेशी लाइट फील्ड गन से दी जाएगी। 105 mm की इंडियन फील्ड गन से राष्ट्रगान के 52 सेकंड तक 21 राउंड फायर किए जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय फौज ने इन्हीं तोपों से दुश्मन के छक्के छुड़ाए थे। इधर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से घाटों के किनारे मौजूद इलाकों में पानी भर गया। वहां कई मकानों और होटलों में पानी घुस गया। हालात ऐसे हो गए कि सैकड़ों लोग अपने मकान खाली कर राहत शिविर में रहने चले गए, क्योंकि गंगा नदी का पानी उनके मकानों में घुस गया। 80 घाट के पास वाले इलाके में कमर तक पानी भर गया। वहां मौजूद सारे मकान और होटल आधे पानी के अंदर नजर आए। जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाएंगे वाटर लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है यहाँ पर, और ये तमाम होटल्स वगैरह हैं। 80 घाट की तरफ ये सड़क जा रहा है। इस दौरान वहां से गुजर रहे कुछ लोगों ने बताया कि पानी भर जाने के बाद उन्होंने अपने मकान का ग्राउंड फ्लोर खाली कर दिया और पहली और दूसरी मंजिल पर शिफ्ट हो गए। आपके मकान में कितना पानी है? तो अरे यहाँ तक पानी है, हम लोग तो दूसरे तल्ले पे रह रहे हैं। पिछले 4-5 दिन से गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा था। इसकी वजह से गंगा नदी के घाटों के किनारे पर बसे ज्यादातर इलाके जलमग्न हो गए। वहां इतना पानी भर गया कि लोगों का पैदल चलना तक मुश्किल हो गया। यही वजह रही कि प्रशासन की तरफ से वहां नावें चलाई गईं ताकि जरूरत पड़ने पर लोग यहां वहां जा सकें। जहाँ पे गाड़ियां चलती थी, अब यहाँ नाव चल रही है। यहाँ पर बचाव अभियान में जुटे कर्मचारियों के मुताबिक सैकड़ों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया, क्योंकि उनके मकान पूरी तरह पानी में डूब गए। हालात ऐसे हो गए कि उनका वहां रहना तक मुश्किल हो गया। इसके बाद लोग राहत शिविर में रहने को मजबूर हो गए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी भयंकर बाढ़ ने हाहाकार मचा दिया। कुछ दिन पहले तक वहां जिन सड़कों पर लोग गाड़ियों से जाते थे, उन सड़कों पर नावें चलने लगी। वहां गंगा और यमुना दोनों नदियों में आए उफान ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के तो घरों के अंदर पानी घुस गया। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से घाटों पर बने कई मंदिर डूब गए। वहां उन मंदिरों का सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही डूबने से बाकी रह गया। मंदिरों के आसपास लगी स्ट्रीट लाइटों के खंभे तक पानी में डूबे दिखे। वहां आई भीषण बाढ़ के बाद घाटों पर बनी कई दुकानों को भी बंद करना पड़ा।
प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी ने ऐसा रौद्र रूप लिया कि संगम के आसपास बने मकान तो मानो किसी टापू में तब्दील हो गए। अभी 6-6 इंची पानी कमरों में है, हर कमरों में, और काफ़ी जानवरों, जंगली जानवर भी काफ़ी आ चुके थे और स्थितियां अभी गंभीर चल रही सर। संगम के किनारे बने ज्यादातर मकान बाढ़ के पानी से घिरे दिखाई दिए और उन मकानों में बाढ़ के पानी के साथ बहकर आया मलबा भी घुस गया। इसकी वजह से वहां रहने वाले लोगों के लिए खाने पीने के साथ जरूरत की चीजें जुटा पाना भी मुश्किल हो गया। हालांकि इस बीच वहां पुलिस वाले बाढ़ से प्रभावित इलाकों में पहुंचकर लोगों से सुरक्षित इलाकों में जाने की अपील करते दिखे। प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियों के उफान पर आने से दर्जनों मोहल्ले और गांव बाढ़ की चपेट में आकर तबाह हो गए, क्योंकि बाढ़ के पानी में कई मकान डूबे नजर आए। जहां तक नजर गई सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। इस बीच प्रशासन के अधिकारी एक नाव पर बैठकर उन मकानों में रहने वालों से सुरक्षित रहने की अपील करते दिखे। आप लोग बाहर निकल के तैरिए मत, स्नान मत करिए, इसमें बाहर मत निकलिए, बहुत गहराई है, डूबने का खतरा है। प्रयागराज जिले में लगातार हो रही बारिश के बाद गंगा और यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया। इस वजह से कई गांव और मोहल्ले बाढ़ की चपेट में आ गए। लोगों का घरों से बाहर निकलना दूभर हो गया। यही वजह रही कि प्रशासन अलर्ट मोड में आकर नदी के पास रहने वालों को सतर्क करता दिखा। जागरूकता अभियान और साथ साथ रेस्क्यू ऑपरेशन और जो राहत सामग्री है उसके वितरण का जो कार्य है लगातार कर रहे हैं। उस इलाके में घूम रहे जिला प्रशासन के अधिकारियों ने उन मकानों में रहने वाले लोगों के लिए चिंता जताई। बाढ़ की स्थिति है तो लगातार बोट चल रही है आपको निकालने के लिए, तो क्यों नहीं जा रहे सुरक्षित स्थान? एक तरफ जहां प्रशासन लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम करता रहा, तो दूसरी तरफ कई लोगों ने चोरी के डर से अपने मकानों को खाली करने से मना कर दिया। उधर बिहार की राजधानी पटना में गंगा और सोन नदी के बेकाबू होने से दर्जनों गांव डूब गए। नदियों का पानी सड़कों और खेतों को पार करता हुआ लोगों के मकानों तक पहुंच गया। हालत ऐसी हो गई कि एक गांव से दूसरे गांव तक जाने के लिए नावों का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि वहां हर तरफ पानी का कब्जा हो गया। इस बीच डूब चुके इलाकों में सैकड़ों लोग फंस गए, क्योंकि बारिश के बाद नदियों में आए उफान ने दर्जनों गांवों को पानी पानी कर दिया। पटना के दानापुर इलाके में आने वाले कई गांवों की तो सूरत ही बिगड़ गई, क्योंकि वहां गंगा के बाद सोन नदी का पानी आने से बाढ़ जैसे हालात बन गए। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई, लोग घुटनों तक पानी में आने जाने को मजबूर हो गए। इस दौरान कुछ लोग जान जोखिम में डालने से भी पीछे नहीं हटे, क्योंकि खतरे के बावजूद उन लोगों ने पानी में डूब चुके एक रास्ते पर मोटरसाइकिल उतार दी। पूरे इलाके में पानी भर जाने से लोगों का वहां रहना मुश्किल हो गया। इसीलिए कई परिवारों ने अपने घर छोड़ दिए और जरूरी चीजों के साथ सुरक्षित इलाकों की तलाश में निकल पड़े। यहाँ पर तो ऐसा है कि जाइए तो कहीं डूबिए जाइए, चाहे क्या हो जाएगा कोई ठीक नहीं है, लेकिन आदमी को अब मजबूरी है, आना जाना पड़बे करता है। दानापुर पटना जिले के पश्चिमी हिस्से में गंगा नदी के किनारे पर मौजूद है। उसके उत्तर में गंगा है तो पश्चिम में सोन नदी। दानापुर के नजदीक ही सोन नदी गंगा में मिल जाती है। वहां दोनों नदियां एक साथ उफान पर आ गईं। यही वजह रही कि दानापुर में 6 पंचायतों के 20 से ज्यादा गांव पानी में डूब गए। उधर उत्तर प्रदेश के बलिया में बिना बताए एक नए पुल को खोले जाने पर राज्य के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारी को खूब खरी खोटी सुना दी। दयाशंकर सिंह बलिया से ही विधायक भी हैं। उनके मुताबिक विभाग के अधिकारी ने बिना उन्हें बताए नए पुल को खुलवा दिया, जबकि वो शहर में ही मौजूद थे। हालांकि अधिकारी ने सफाई दी कि भारी बारिश के बाद नए पुल के नजदीक मौजूद जो पुराना पुल था वो जर्जर होकर खतरनाक हो गया था और इस वजह से उन्होंने आनन फानन में नए पुल को खुलवा दिया। लेकिन राज्य के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह उनकी बातों से सहमत नहीं हुए। वो इस बात पर भड़क गए कि शहर में होते हुए भी उन्हें न तो नए पुल के उद्घाटन का मौका दिया गया, न ही इसकी जानकारी दी गई। यही नहीं, उन्होंने नगर पालिका के अध्यक्ष को भी न बुलाए जाने पर आपत्ति जताई। दिमाग खराब न हो, मैं यहाँ के विधायक हूँ, मिनिस्टर हूँ, ये नगर पालिका के चेयरमैन है, दोनों आदमी शहर में है और हम लोग को बताए नहीं रहे हो, खुलवा दे रहे हो। इसके बाद मंत्री दयाशंकर सिंह ने लोक निर्माण विभाग के उस अधिकारी पर यह आरोप लगा दिया कि उन्होंने किसी दूसरे दल के दबाव में आकर ये काम किया। कुछ भी हो तो विधायक को नहीं बताओगे, चेयरमैन को नहीं बताओगे, तुम यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हो क्या? बीएसपी टिकट देने वाली तुम्हें? नहीं। हालांकि अधिकारी ने दलील दी कि नए पुल के नजदीक मौजूद पुराना पुल बारिश में जर्जर हो चुका था, इसीलिए उन्होंने नए पुल को खुलवा दिया। लेकिन वहां मौजूद किसी को भी उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने दावा किया कि नए पुल को शुरू करवाने के लिए विभाग से मंजूरी भी नहीं ली गई थी। बिहार के समस्तीपुर जिले से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई।
किसी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड जॉन ट्रंप के नाम से बिहार में निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर डाला। यह बात सुनकर हर कोई चौंक गया। बात 29 जुलाई 2025 की है, जब मोयुद्दीन नगर प्रखंड के लोक सेवा केंद्र में एक ऑनलाइन आवेदन आया। ऑनलाइन आवेदन क्या आया? आवेदन नंबर था BRCCO 2025-17989-735। इसमें नाम लिखा था डोनाल्ड जॉन ट्रंप, वही डोनाल्ड ट्रंप जिनकी तस्वीर भी आवेदन के साथ लगी थी। और पता क्या? वो था हसनपुर गांव, वार्ड नंबर 13, बाकरपुर, डाकघर मोयुद्दीन नगर, थाना समस्तीपुर, जिला बिहार। इतना ही नहीं, आवेदन में उनके पिता का नाम फ्रेडरिक क्राइस्ट ट्रंप, माता का नाम मैरी एनी मैक्लॉयड भी दर्ज था। एक ईमेल आईडी भी दी गई थी, donaldtrumpofficial@gmail.com। और यह भी लिखा था कि यह प्रमाण पत्र वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए चाहिए। जब यह आवेदन लोक सेवा केंद्र पहुंचा तो वहां के कर्मचारियों के होश उड़ गए। राजस्व अधिकारी ने फौरन जांच शुरू की, और जांच जो की तो पता चला कि फोटो, आधार नंबर और बाकी जानकारियों में छेड़छाड़ की गई थी। जाहिर सी बात है। फिर क्या था? 4 अगस्त 2025 को वो आवेदन रद्द कर दिया गया। तो आवेदन तो रद्द कर दिया गया, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया, क्योंकि पहले भी ऐसे कई आवेदन आ रहे हैं और ये खुराफात एक तरह से हो रही है, या एक नजर से देखिए तो खुराफात है, दूसरी नजर से देखिए तो कोई सिस्टम की खामियां उजागर करने के लिए कर रहा है, या कुछ लोग कर रहे हैं। तो इसे गंभीरता से लिया गया। समस्तीपुर साइबर थाने में अज्ञात व्यक्ति के नाम प्राथमिकी दर्ज कर दी गई। अब साइबर पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर दावा कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप का निवास प्रमाण पत्र बन गया। प्रमाण पत्र बना नहीं, प्रशासन ने साफ कर दिया यह सिर्फ एक आवेदन था जिसे रद्द कर दिया गया। यानी सिस्टम तो काम कर रहा है, मतलब एप्लीकेशन गलत आई तो पकड़ तो ली गई, लेकिन यह कोई नई बात नहीं है। बिहार में डॉग बाबू नाम का बन चुका था प्रमाण पत्र, फिर सोनालिका ट्रैक्टर नाम का आवेदन आया था, मोनालिसा जैसे नामों से फर्जी आवेदन सामने आ चुके हैं। इस बार तो डोनाल्ड ट्रंप का नाम ही आ गया। तो सोशल मीडिया पर यह खबर खूब चल रही है। कोई इसे मजेदार बता रहा है, कोई हैरान है कि ऐसा कैसे हो गया, लेकिन यह आवेदन ही है। देखिए, प्रमाण पत्र बना नहीं है, बना था डॉग बाबू का, लेकिन बाकी तो पकड़ लिए जा रहे हैं। अब साइबर पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। इधर राजस्थान में सरकारी बसों में सफर महंगा हो गया। राजस्थान में परिवहन विभाग ने सरकारी बसों के किराए में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी कर दी। सरकारी बसों में सफर करने वाले यात्रियों को 10 से 20 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से ज्यादा किराया देना होगा। नया किराया राजस्थान रोडवेज की सभी बसों में लागू कर दिया गया। मुंबई के पास महाराष्ट्र के भिवंडी में एक पुल बनाने के काम के दौरान एक लोहे की रॉड अचानक ऊपर से गिरी और वहां से गुजर रहे एक ऑटो में बैठे व्यक्ति के सिर में घुस गई। इसके बाद वहां भीड़ लग गई। तुरंत उस व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई गई। बिहार की राजधानी पटना में पुलिस ने हत्या के एक आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक उस आरोपी पर लूट, हत्या और अपहरण समेत कई दूसरे मामलों में 15 से ज्यादा केस दर्ज हैं। बिहार के कटिहार में अवैध संबंध के आरोप में एक आदमी और एक महिला की जमकर पिटाई कर दी गई। मारपीट की यह घटना फलका इलाके में हुई। वहां कुछ लोगों ने उनके चेहरे पर कालिक पोत दी। उन्होंने उस आदमी को जूते और चप्पलों की माला तक पहना दी। उधर उत्तराखंड के हल्द्वानी में 10 साल के एक बच्चे की हत्या के बाद उसके परिवार का गुस्सा फूट पड़ा। उसके परिवार के मुताबिक बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी गई और उसके शव के कई टुकड़े कर दिए गए। बताया गया उसका धड़ एक बगीचे में मिला, क्योंकि उसका सिर और एक हाथ बरामद नहीं किया जा सका। और उसकी हत्या के विरोध में लोग सड़क पर उतर आए। नैनीताल हाईवे पर उसके परिवार के साथ बड़ी संख्या में गांव के लोग एकजुट हो गए और उन्होंने सड़क जाम कर दी। इस दौरान भीड़ को हटाने के लिए कई पुलिसकर्मी उनके बीच पहुंच गए, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। उस बच्चे के परिवार की महिलाएं तो आग बबूला हो गई और हत्या के खिलाफ चीखती चिल्लाती रहीं। इस बीच पुलिसकर्मी उन्हें समझाती दिखी और उन्हें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करती दिखाई दी, लेकिन कुछ ही देर में धक्का मुक्की शुरू हो गई और काफी देर तक वहां प्रदर्शन चलता रहा। हल्द्वानी के गौलापार में रहने वाले 10 साल के उस बच्चे की हत्या कर दी गई। उसके परिवार के मुताबिक कई टुकड़े कर उसके शव को फेंक दिया गया।
इस घटना के बाद पुलिस ने आसपास के इलाकों में तलाशी ली और बताया गया कि उसका धड़ एक बगीचे से बरामद किया गया, लेकिन उसके शव के बाकी हिस्सों का कुछ पता नहीं चल पाया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के धराली गांव में आई आपदा के पीछे ग्लेशियर टूटने या फिर ग्लेशियर पिघलने से बनी झील के फटने को भी एक वजह बताया गया। घटना से जुड़ी कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया कि धराली गांव में सैलाब के पीछे बादल फटना वजह नहीं होगा। आशंका जताई गई कि ग्लेशियर पिघलने से पहाड़ों के ऊपर एक झील बन गई थी और उसके फटने की वजह से पूरा का पूरा धराली गांव तबाह हो गया। और पहाड़ से सैलाब इतनी तेजी से आया कि धराली गांव में मौजूद लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला। हालांकि कुछ लोग वहां से भागने की कोशिश करते नजर आए थे। एक काले रंग की कार भी बचने के लिए वहां से निकलने की कोशिश में जुटी थी, लेकिन चंद सेकंड के अंदर सैलाब ने सब कुछ तबाह कर दिया। सुनामी की लहरों की तरह सैलाब के पानी ने पूरे गांव को निगल लिया। सैलाब के साथ आए मलबे के नीचे पूरा धराली गांव दब गया। दावा किया गया कि पहाड़ के ऊपर बादल फटने के बाद खीरगंगा नदी में सैलाब आया था, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया कि धराली गांव में आई आपदा की वजह ग्लेशियर टूटना या फिर ग्लेशियर पिघलने से बनी झील का फटना हो सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने यह दावा सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों और मौसम संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण करने वाले वैज्ञानिकों के हवाले से किया। मौसम विभाग के आंकड़े भी उसी तरफ इशारा करते दिखे। मौसम विभाग के मुताबिक जिस दिन धराली गांव पर कहर टूटा, उस दिन हर्षिल में इतनी ज्यादा बारिश ही नहीं हुई जिससे वहां कह सकें कि बादल फट गया हो। इसलिए वैज्ञानिक ये पता लगाने में जुट गए कि वहां इतनी भयानक आपदा आई तो आई कैसे। सौ बात की एक बात यह कि धराली में मची तबाही में यह भी बात कही जा रही है कि हो सकता है कि वो बादल फटने की वजह से न हुआ हो, बल्कि उससे ऊपर, उस जगह से ऊपर कोई ग्लेशियर से बनी झील फट गई हो। जी, झील भी फट जाती है। ये ग्लेशियर से बनी जो होती है उसको कहते हैं ग्लेशियर लेक। ग्लेशियर से बनी झील वो फट भी जाती है। कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि धराली में बादल ना फटा हो, बल्कि ऊपर पहाड़ों में कोई ग्लेशियर लेक फट गई हो, यानी ग्लेशियर से बनी झील फट गई हो। और वो इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि उस इलाके में इतनी बारिश हुई नहीं थी जिसे कहा जा सके कि बादल फटा हो। भाई 10 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में 1 घंटे में अगर 10 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है तो अनुमान होता है कि बादल फटा होगा। लेकिन उस इलाके का मौसम विभाग और सैटेलाइट का डेटा कहता है कि इतनी बारिश उस टाइम उस इलाके में हुई नहीं, तो फिर इतना पानी कहां से आ गया? और इतना सारा पानी अपने साथ इतना सारा मलबा कहां से ले आया अगर बादल नहीं फटा तो? इसलिए अंदाजा यह है कि पहाड़ों में ऊपर कोई झील फट गई। तो यह झील कैसे फट जाती है? कोई पब्लिक तो झील का मतलब यह समझती है ना कि कोई बड़ा सा कटोरे जैसा जमीन का इलाका होता है जिसमें पानी भरा होता है, वो झील होती है। तो झील फट कैसे सकती है? तो उसके लिए समझना यह होगा कि ये ग्लेशियर वाली झील बनती कैसे। ग्लेशियर का मतलब बर्फ, जो बर्फ पड़ती है आसमान से बारिश की तरह, वो वाली बर्फ नहीं, वो तो दबाने पर दब जाती है। ग्लेशियर ऐसे होता है जैसे बर्फ की चट्टान, जैसे फ्रिज में आइस क्यूब बनती है ना सॉलिड, वैसा होता है ग्लेशियर। या जैसे बड़े बड़े बर्फ की बड़ी बड़ी सिल्लियां होती हैं, देखिए ना बड़ी बड़ी बर्फ की सिल्लियां, वैसा होता है ग्लेशियर। तो ग्लेशियर समझ लीजिए कि ये बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा है पहाड़ों में, पूरा सॉलिड बर्फ का बना हुआ, बर्फ की चट्टान टाइप। अब सोचिए कि बर्फ की एक आइस क्यूब जैसे हो, आइस क्यूब बर्फ की फ्रिज वाली, वो आप फ्रीजर में रख दो तो क्या होगा? आइस क्यूब फ्रीजर में पड़ी रहेगी, उसके पास थोड़ी और आसपास थोड़ी और सफेद बर्फ जम जाएगी और वो आइस क्यूब वहां से हिलेगी नहीं। तो सर्दियों में तो ग्लेशियर का यही हाल होता है, वो जमे रहते हैं। सर्दियां मतलब जैसे फ्रीजर है चल रहा है ऊपर ऊपर उतने पूरे पहाड़ों में तो फ्रीजर जैसा माहौल होता है, वहां वो ग्लेशियर जमे रहते हैं, उनके आसपास और बर्फ गिरती रहती है, वहीं वो जमे रहते हैं। और ये ग्लेशियर होते ही इतने ऊंचे इलाकों में है कि वहां 12 महीने ठंडी रहती है वैसे तो। लेकिन अब क्या हो गया कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कई इलाकों में गर्मियों में ग्लेशियर थोड़े थोड़े पिघलने लगे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। सर्दियों में तो जमे रहते हैं, वो तो जैसे फ्रिज का फ्रीजर होता है। लेकिन जब गर्मी आती है तो सोचिए ऐसा होता है जैसे फ्रिज में बर्फ आपने फ्रीजर से निकालकर वहां रख दी जहां दूसरा सामान रखते हैं, मतलब रखी तो फ्रिज में ही, क्योंकि फ्रिज से ही अगर निकाल दोगे आइस क्यूब तो पिघल ही जाएगी, वो पानी बन जाएगा। वैसा नहीं,
वो तो तब होगा जब आप ग्लेशियर को पहाड़ों के बहुत ऊपर से उठाकर नीचे मैदान में रख दो, वो तो होता नहीं। वहीं ऊपर ही थोड़ी गर्मी बढ़ जाती है आजकल। तो वो ऐसा होता है जैसे आइस क्यूब को फ्रीजर से निकाल लिया, लेकिन फ्रिज के अंदर ही रख दिया। तो क्या होता है, थोड़ा सा पानी पिघलता है बर्फ का। बर्फ की आइस क्यूब अगर आप फ्रीजर से बाहर निकाल के रख दो, थोड़ा सा पानी पिघल जाता है। ऐसे ही ग्लेशियर से थोड़ा सा पानी निकलता है और ग्लेशियर हिलने डुलने लगता है। बर्फ की आइस क्यूब फिर हिलने डुलने लगती है ना, जो जमीन ही रहती है वो पानी थोड़ा सा पिघल जाता है। जैसे आइस क्यूब अगर आप उबड़ खाबड़ जमीन पर रख दो तो आसपास पानी छोड़ेगी, गड्ढा सा बन जाएगा, थोड़ा सा कीचड़ हो जाएगा। मिट्टी में रख दोगे आइस क्यूब तो उसमें बर्फ तैरेगी। बिल्कुल इसी तरह से यह समझ लीजिए कि विशालकाय बर्फ का टुकड़ा पहाड़ में पानी छोड़कर तैर रहा है। तो फिसल कर पानी छोड़ता है, वो फिसलता रहता है, फिसल कर एक जगह अटक जाता है। बर्फ का बड़ा सा टुकड़ा, ग्लेशियर, चट्टान, वहां झील बन जाती है। इसको कहते हैं ग्लेशियर लेक, यानी ग्लेशियर से बनी झील। इसमें जो पानी होता है उसके ऊपर ग्लेशियर होता है। आइस क्यूब तो फ्लोट कर रही है ना जैसे, तो वैसे ग्लेशियर फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है उस पर, पानी नीचे थोड़ा सा निकला और पानी में पहाड़ के नीचे की मिट्टी मिलने लगती है जो नीचे उसके पानी है, तो ये मलबे वाला पानी हो जाता है। और ये मलबे वाला पानी कहीं जाकर पहाड़ों में अटक जाता है तो ग्लेशियर उसके ऊपर जाकर टिक जाता है और झील बन जाती है। झील में तीन तरफ समझ लीजिए पहाड़ हो गए। एक तरफ पहाड़ के कीचड़ वाले मलबे ने पानी रोक दिया। मलबा भी तो वो पहाड़ की एक दीवार सा बना देता है। कई बार ऐसा भी होता है कि ग्लेशियर ही पहाड़ की साइड फिसल कर इस मलबे वाले पानी को रोक देता है, ग्लेशियर ही जाके कहीं अटक गया और झील बन जाती है, ग्लेशियर लेक। पानी रुका रहता है क्योंकि एक साइड से ग्लेशियर होता है, दो साइड से पहाड़ होता है, एक साइड से वो मलबा और कीचड़ बना होता है, तो पानी को रोक देता है, एक झील बन जाती है, झील बनी रहती है। फिर सर्दियां आ जाती हैं तो जम जाता है पानी। लेकिन अगर इस झील में बारिश का और पानी पड़ जाए और पानी का मतलब एक तो ग्लेशियर का पानी पिघल रहा, ऊपर से बारिश का पानी पड़ गया और पानी का दबाव इतना हो जाए झील में कि वो जो पत्थरों और मलबे और कीचड़ वाले जो साइड की दीवार बन जाती है ना झील की, जिसने पानी को रोका हुआ है उस ग्लेशियर वाली को, वो अगर टूट जाए तो जैसे बांध टूटता है वैसे इतना सारा पानी एकदम से नीचे की तरफ बह जाएगा। इसको कहते हैं ग्लेशियर से बनी झील का फटना। या तो बारिश से वो पूरी भर सकती है जिससे पानी का दबाव बन जाए, या अगर पास का पहाड़ खिसक जाए बारिश में, पहाड़ गिर जाए ना, लैंडस्लाइड हो जाए और झील में आकर गिर जाए और वो पत्थर जिन्होंने कीचड़ और मलबे की दीवार बनाकर पानी को रोक रखा है झील को, वो दीवार तोड़ दे, तब भी झील फट सकती है। या कोई हल्का सा भूकंप भी आ जाए तब भी हो सकता है। उत्तरकाशी में आते भी रहते हैं छोटे छोटे भूकंप, हल्का सा भी हिलेगा, गिर गया। तो खैर जो भी वजह रही हो, लेकिन ये जो ग्लेशियर से झीलें बन जाती हैं, इनका पानी बहुत ही कच्चे तरीके से रुका हुआ होता है और वो कच्ची पत्थरों और मलबे की साइड वाली झील की दीवार में अगर किसी भी वजह से दरार पड़ जाए तो पानी ऐसे बहते हुआ आता है मलबे के साथ जैसे धराली में आया। क्योंकि मौसम विभाग के आंकड़े तो दिखा रहे हैं कि बारिश तो वहां उस टाइम उतनी रिकॉर्ड ही नहीं हुई कि कह सकें कि बादल फटा। 10 स्क्वायर किलोमीटर में 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर बारिश होती है तो कहते हैं बादल फट गया। उतनी बारिश तो रिकॉर्ड ही नहीं हुई वहां पर। इसलिए आशंका है कि उससे ऊपर पहाड़ों में कोई ग्लेशियर लेक फट गई होगी। 2021 में चमोली में क्या हुआ था याद है आपको? बिल्कुल ऐसी ही तस्वीरें थी जैसी धराली में दिखी। 2 बिजली बनाने वाले हाइड्रो पावर प्लांट तबाह हो गए थे 2021 में। 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। बाद में पता चला कि नंदा देवी इलाके में एक ग्लेशियर टूट गया था और मलबा बहकर आ गया था ऋषिगंगा और धौलीगंगा नदियों में। वैसा ही कुछ धराली में दिखा, क्योंकि धराली में भी खीर गंगा में जितनी तादाद में पानी और मलबा आया वो वैसा ही था जैसा चमोली में दिखा था। और 2013 में जो केदारनाथ में हुआ था वो तो सब लोग जानते ही हैं। वहां भी यही पता लगा था कि ऊपर पहाड़ों में ग्लेशियर से बनी झील फट गई थी। तो यह समझ लो कि रेत में आप जैसे दीवार बनाकर पानी भर दो, ये ग्लेशियर वाली झीलों की दीवारें ऐसी ही खतरनाक होती। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, धरती का तापमान बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, हमारे जीते जी हो रहा है। यह भविष्य की बात नहीं जो हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखाते हैं, ये तो अभी से होना शुरू हो गया है। 100 बात की एक बात।
इधर आईसीसी की टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में भारतीय गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने लंबी छलांग लगाई। आईसीसी ने टेस्ट गेंदबाजों की जो नई रैंकिंग जारी की, उसमें भारतीय गेंदबाज मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने लंबी छलांग लगाई। सिराज इस रैंकिंग में 27वें स्थान से सीधा 15वें स्थान पर आ गए। वहीं प्रसिद्ध कृष्णा ने भी रैंकिंग में सुधार करते हुए 59वां स्थान हासिल कर लिया। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत ने कर्नाटक की रहने वाली ज्योति कनाबूर मठ नाम की 12वीं की छात्रा की कॉलेज की फीस भरकर मदद की, जिसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर पंत की तारीफ की। बताया गया कि ज्योति बीसीए करना चाहती थीं, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से वो कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पा रही थी। उधर बड़ी खबर आई टैरिफ यानी इंपोर्ट ड्यूटी पर अमेरिका के ताजा फैसले से जुड़ी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% एडिशनल टैरिफ यानी इंपोर्ट ड्यूटी लगाने का ऐलान किया। उन्होंने भारत के रूस से तेल आयात करने पर एक बार फिर नाराजगी जताई। हालांकि भारत ने ट्रंप के इस फैसले का कड़ा विरोध करने में देर नहीं लगाई। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में ट्रंप के फैसले को गैर जरूरी, दुर्भाग्यपूर्ण और पक्षपातपूर्ण बताया गया। विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए कोई भी जरूरी कदम उठाने से संकोच नहीं करेगा। और अमेरिका का यही दोहरा बर्ताव उस वक्त भी साफ हो गया था जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक भारतीय पत्रकार ने उनसे टैरिफ से जुड़े मसले पर सवाल पूछ लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकार ने उनसे जो सवाल किया उसका जवाब देने से ट्रंप बचते नजर आए। उनसे यह सवाल किया गया कि वो भारत को रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर घेर रहे हैं, लेकिन खुद अमेरिका रूस से कई चीजें आयात करता है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को रूस से सामान खरीदने के लिए घेरा, लेकिन वो ये भूल गए कि अमेरिका खुद भी रूस से भारी मात्रा में चीजें आयात करता है। यही सवाल जब ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक भारतीय पत्रकार ने पूछ लिया तो ट्रंप ने जवाब देने के बजाय उनका सवाल ही टाल दिया। India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल खरीदने को लेकर निशाना साधा था। उन्होंने ये आरोप लगाए थे कि भारत ने अपने फायदे के लिए रूस का साथ दिया। उन्होंने ये इल्जाम भी लगाया था कि रूस इसी पैसे से यूक्रेन पर बम बरसाता रहा। यह आरोप लगाते हुए ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ यानी इंपोर्ट ड्यूटी लगाने की घोषणा भी की थी। इसके बाद जब भारत झुकने को राजी नहीं हुआ तो उन्होंने भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। हालांकि उन्होंने जिस मुद्दे पर भारत को घेरने की कोशिश की, वो खुद भी उसी सवाल का जवाब नहीं दे पाए।